नमस्कार साथियों, मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लोग स्मृति को पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है स्मृति, मेमोरी। देखिए, स्मृति होती क्या है? तो स्मृति होती जैसे कोई वस्तु है, कोई घटना है, कोई विषय है, उस वस्तु, व्यक्ति या घटना का पुनः स्मरण करना क्या होता है? मेमोरी होती है, स्मृति होती है। या हम कहें, जैसे मान लीजिए हम लोग जो भी देखते हैं वो किसके थ्रू देखते हैं? अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू देखते हैं, यानी चेतन मन के थ्रू देखते हैं। अब जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो चेतन अवस्था में होते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद वो देखी हुई वस्तु जो होती है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जा कर के सेव हो जाती है ना, हमारे अचेतन मन में। और जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है और जब हम रिकॉल करते हैं, यानी उस चीज़ का पुनः स्मरण करते हैं जिस वस्तु को हमने पहले देखा था, और वो हमें दोबारा वही वस्तु या घटना हमारे सामने आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। जैसे हम लोगों ने सबने ताजमहल देखा होगा। जब हम लोगों ने ताजमहल को देखा तो किस अवस्था में देखा? चेतन अवस्था में देखा, कॉन्शियस माइंड के थ्रू देखा। उसके बाद वो ताजमहल का जो पिक्चर है, जो चित्र है, वो हमारे कुछ समय बाद हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जा कर के सेट हो गई। अब जब भी हमारे सामने कोई ताजमहल का जिक्र करता है या ना भी जिक्र करे, वो सिर्फ ये कह दे कि आगरा में शाहजहाँ और मुमताज़ के प्रेम की निशानी है, उसे क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सीधे सीधे नाम ना ले तो भी आप बता देंगे। या आगरा में कोई फेमस प्लेस जो है जिसे प्रेम की निशानी के रूप में जाना जाता है, तो भी आप बता देंगे अरे वो तो ताजमहल होता है। तो यही होता है कि जब हम किसी वस्तु को या किसी घटना को देखते हैं तो अपने चेतन मन के अकॉर्डिंग देखते हैं। उसके बाद वो चीज़ हमारे अचेतन मन में सेव हो जाती है जा कर के। जब हमें दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? पुनः स्मरण के द्वारा उस अचेतन मन की वस्तु को दोबारा फिर से चेतन मन में वापस ले आते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। या सीधे साधारण भाषा में कहते हैं कि सीखी हुई वस्तु का पुनः स्मरण करना स्मृति है। सीखी हुई वस्तु का पुनः स्मरण करना स्मृति है। ठीक है, आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। स्मृति का सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? एबिंगहॉस था। कौन था? एबिंगहॉस था। स्मृति का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था एबिंगहॉस। एबिंगहॉस की प्रमुख एक पुस्तक है जो परीक्षा में पूछ ली जाती है कि एबिंगहॉस की फेमस पुस्तक कौन सी है जिसमें उसने स्मृति का क्रमबद्ध वर्णन किया है? तो वो है ऑन मेमोरी। क्या है? ऑन मेमोरी। प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि स्मृति पर क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया है? तो एबिंगहॉस ने किया है। अब देखिए कि स्मृति क्या है? तो एक जटिल मानसिक क्रिया है। क्या है? जटिल मानसिक क्रिया। जैसे अवधान था, अभिवृत्ति थी, रुचि थी, ये सब हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं। ये सब क्या है? सब मानसिक क्रियाएं हैं। तो इसी तरीके से स्मृति भी एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। अच्छा, स्मृति क्या है? तो किसी वस्तु, विचार, विषय को पुनः स्मरण करना, यानी, और इसमें एक कंडीशन भी है कि हम उन्हीं चीज़ों का पुनः स्मरण कर सकते हैं जिन चीज़ों के विषय में आपने सीखा हो। कंडीशन है अधिगम किया हो, यानी आपने सीखा हो, उसी चीज़ों को हम पुनः स्मरण कर सकते हैं। सीखी गई वस्तु का ही पुनः स्मरण होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु, विचार या विषय का पुनः स्मरण करना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाती है। अब देखिए, स्मृति का कार्य क्या है? अचेतन मन में स्टोर डाटा, हमारे जो भी हम देखते हैं चेतन मन के अकॉर्डिंग देखते हैं, कुछ समय बाद वो हमारे अचेतन मन में चला जाता है, जो कि क्या है? हमारे मस्तिष्क का 90% भाग है क्या? अचेतन मन। और 10% है चेतन मन, जिसके थ्रू हम किसी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। उसके बाद देखने के बाद कुछ समय बाद देखी हुई वस्तु या घटना हमारे अचेतन मन में चली जाती है। फिर से चेतन मन में वापस लाने की क्रिया, अचेतन मन से दोबारा चेतन मन में लाने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। तो स्मृति का कार्य क्या है? अचेतन मन में स्टोर डाटा को चेतन मन में
दोबारा भेजना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। अब देखिए 2 डेफिनेशन है, देख लेते हैं, टॉपिक इससे अच्छा क्लियर हो जाएगा और परीक्षा में ये दोनों परिभाषाएं पूछी भी जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली है वुडवर्थ की। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है कि स्मृति सीखी गई वस्तु का पुनः स्मरण है। स्मृति क्या है? सीखी गई वस्तु का पुनः स्मरण है। मैंने भी कहा है कि जब तक आप किसी चीज़ को सीखेंगे नहीं तब तक आप पुनः स्मरण नहीं कर सकते। हम उन्हीं चीज़ों को दोबारा स्मरण कर सकते हैं, दोबारा ध्यान में ला सकते हैं जिन वस्तुओं के विषय में हमने पहले सीखा हो, अधिगम किया हो। ठीक है, तो स्मृति सीखी गई वस्तु का पुनः स्मरण है। किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की है, बहुत फेमस है, इम्पॉर्टेंट है। अगली परिभाषा है स्टाउट महोदय की। स्टाउट ने क्या कहा है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यानी जो भी हमने पहले सीखा था उसका दोबारा रिवीजन करना क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है। तो स्टाउट की जो परिभाषा है, स्टाउट महोदय ने यही कहा है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे स्मृति के प्रकार। देखिए इस अगला जो पॉइंट है वो है स्मृति के तत्व या सोपान कहें, फैक्टर ऑफ मेमोरी। तो स्मृति के 4 तत्व हैं या 4 सोपान कहें या 4 फैक्टर कहें। पहला है सीखना। क्या है? सीखना, यानी मेमोरी का, स्मृति का निर्माण जो है, स्मृति कैसे बनती है, तो उसमें ये 4 जो हैं वो तत्व हैं या सोपान हैं। जिसमें पहला है सीखना। क्या है? लर्निंग। सीखना क्या है? व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सीखना है। अगला है धारण। धारण क्या होता है? सीखी गई वस्तु को अपने दिमाग में रोक के रखना। सीखी गई वस्तु को अपने दिमाग में रोक के रखना क्या होता है? धारण होता है। ठीक है। और तीसरा है प्रत्यावाहन या पुनः स्मरण, जिसको हम लोग रिकॉल कहते हैं, कि हमारे बुलाने पर जो आ जाए उसको क्या कहते हैं? रिकॉल कहते हैं, पुनः स्मरण कहते हैं। तो जो वस्तु हमारे मस्तिष्क में धारण हो गई है और जब हमें ज़रूरत पड़े, जब हम उसका रिकॉल करें, जब उसको पुनः बुलाएं और वो हमारे पास आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पुनः स्मरण कहते हैं या प्रत्यावाहन कहते हैं या रिकॉल कहते हैं। ठीक है। और चौथा जो है तत्व वो है पहचान, जिसको मनोविज्ञान की भाषा में प्रत्याविज्ञान। अच्छा, पहला जो है सीखना, तो आपको पता ही है कि सीखना क्या है कि व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सीखना हो गया। दूसरी, सीखी हुई वस्तु को, सीखी हुई घटना को या विचार को अपने दिमाग में रोक लेना क्या होता है? धारण होता है। और तीसरा है प्रत्यावाहन या पुनः स्मरण। जो भी हमने अपने दिमाग में धारण किया है, सीखी हुई वस्तु को जो हमने अपने दिमाग में धारण किया है, रोक के रखा है, हमारे पुनः स्मरण करने पर, हमारे पुनः रिकॉल करने पर अगर वो वापस आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? पुनः स्मरण कहते हैं। तीसरा पुनः स्मरण जो है ये 2 प्रकार का है। एक है स्वभावोत्पन्न स्मरण, स्वभावोत्पन्न पुनः स्मरण, और दूसरा है सप्रयास पुनः स्मरण। स्वभावोत्पन्न पुनः स्मरण क्या होता है कि स्वाभाविक, जैसे हमने किसी वस्तु के विषय में सोचा और वो तुरंत हमारे दिमाग में आ गई, तो स्वभाव यानी स्वाभाविक रूप से आ गई, है ना, तो स्वभावोत्पन्न पुनः स्मरण हो गया। और सप्रयास, जैसे किसी चीज़ के विषय में हम सोच रहे हैं कि इंटर में मेरे साथ कौन कौन पढ़ता था और हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ता था, कड़ियों को जोड़ना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सप्रयास पुनः स्मरण, जिसमें हमें प्रयास करना पड़े। और स्वभावोत्पन्न क्या? हाँ, जैसे कोई मित्र हमें मिला, उसको देख के यह कि अरे ये तो मेरे साथ पढ़ा था, तो स्वभावोत्पन्न यानी तुरंत आपके दिमाग में वो चीज़ आ गई। तो प्रत्यावाहन जो है या पुनः स्मरण है वो 2 प्रकार का होता है, स्वभावोत्पन्न पुनः स्मरण और सप्रयास पुनः स्मरण। चौथा है आपका पहचान, रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन जो है ये क्या होता है? पहचान क्या होता है? प्रत्याविज्ञान क्या होता है? यानी पूर्व अनुभवों को पहचानना। पूर्व में आपने जो भी सीखा है उसको वर्तमान में पहचान लेना क्या है? आपका रिकॉग्नाइजेशन इसको कहते हैं, प्रत्याविज्ञान कहते हैं। जैसे कोई गुरु है, कोई टीचर है, आप उनसे मिले, बहुत दिनों बाद मिले, वो आपके जो टीचर हैं उन्होंने आपको प्राइमरी या जूनियर सेक्शन में पढ़ाया होगा, वो आपको मिलते हैं, तो आप उन्हें देख करके तुरंत पहचान जाते हैं, अरे ये तो सर है, इन्होंने मुझे पढ़ाया है। लेकिन सर आपको नहीं पहचान पा रहे हैं, क्यों? उन्होंने कई सारे बैच को पढ़ाया है, उनके लिए बहुत से बच्चे थे, लेकिन आपके लिए वो
आपके विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा 4, 6, 8, 10 टीचर होंगे, उनके लिए इतने सारे बच्चे होंगे जिस विद्यालय में वो पढ़ा रहे होंगे, तो वो आपको। और दूसरी चीज़ कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था या युवावस्था में हमारे अंदर परिवर्तन हो गया, लेकिन हमने जब उनको देखा तब किशोरावस्था या युवावस्था में देखा होगा, और युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है, थोड़ा भार आर में वृद्धि होती है। तो हम टीचर्स को जल्दी पहचान जाते हैं। एक ही बार में चीज़ों को पहचान लेना, यानी पूर्व अनुभवों को पहचान लेना क्या होता है, प्रत्याविज्ञान होता है, रिकॉग्नाइजेशन होता है। और टीचर क्या कर रहा है, अब उसे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ सप्रयास पुनः स्मरण, उसे प्रयास करना पड़ रहा कि हाँ इस बच्चे को हमने किस क्लास में पढ़ाया था, किस सन में पढ़ाया होगा। उसके बाद वो अगर वो आप कहते हो सर हमने 2008 में या 2010 में ये वाला कोर्स किया था, इस विद्यालय से किया था, आप हमें ये पढ़ाते थे, तो वो सब अब वो प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, तब उन्हें वो आपको पुनः स्मृत कर लेते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो विस्मृति में चला जाएगा, ठीक है। तो सप्रयास पुनः स्मरण हो जाता है यहाँ पे। तो चौथा स्टेज है पहचान, जिसको हम लोग प्रत्याविज्ञान भी कहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पूर्व अनुभवों को पहचान लेना प्रत्याविज्ञान होता है, ठीक है। तो ये 4 चरण है। अब इसमें देख लीजिए, तो सेकेंड जो है धारण को प्रभावित करने, जैसे किसी चीज़ को हमने सीखा, अब मतलब हमने उसको स्थायी रूप से सीख लिया, लेकिन वो हमारे मस्तिष्क में धारण नहीं हो पा रहा है, हम उसको अपने मस्तिष्क में रोक नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या किस लिए नहीं रोक पा रहे, कारण क्या है। तो ये कारक है जो धारण को प्रभावित करते हैं। उनमें पहला कारक है क्या, आपका मस्तिष्क। ये जितना ज़्यादा कंजेस्टेड होगा, जितना ज़्यादा इसमें अबाड़ कबाड़ भरा होगा, उतना ही ज़्यादा धारण में समस्या होगी। जैसे हम जितना ज़्यादा वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ों पर अपना ध्यान फोकस करते हैं, उतना ही धारण क्षमता हमारी जो है कम हो जाती है। तो पहला कारक है मस्तिष्क। दूसरा कारक है हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो भी हम चीज़ों को ज़्यादा देर तक धारण नहीं कर सकते हैं। तीसरा कारक है अभिरुचि। अगर किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में या किसी पाठ्य वस्तु में हमको इंटरेस्ट नहीं है, किसी विषय में हमें रुचि नहीं है, तो भी हम उस चीज़ को ज़्यादा देर धारण नहीं कर पाते हैं। चौथा है चिंतन। अगर हमें रुचि होगी किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय में, तभी हम उस पर चिंतन करेंगे। अगर रुचि नहीं है तो हम उस पर चिंतन नहीं करेंगे। और अगर ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे धारण को प्रभावित करती हैं, ठीक है, रिटेंशन को। तो आपको समझ में आएगा कि स्मृति का निर्माण इन 4 तत्वों से मिलकर के हुआ है। पहला तत्व है सीखना, लर्निंग। दूसरा है धारण, रिटेंशन। तीसरा है प्रत्यावहन या पुनः स्मरण, रिकॉल। और चौथा है पहचान या प्रत्याविज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये 4 तत्व हैं, चरण हैं, फैक्टर हैं, जिनसे मिल करके स्मृति का निर्माण हुआ है। देखिए, स्मृति के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है संवेदी स्मृति, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। क्या बोलते हैं? सेंसरी मेमोरी। दूसरा है लघुकालिक स्मृति, या इसको अस्थायी स्मृति भी कहा जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और तीसरा है दीर्घकालिक स्मृति, जिसको स्थायी स्मृति कहा जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, ये है सेंसरी मेमोरी, ठीक है। अब देखिए, मुख्यतः 3 प्रकार है, संवेदी स्मृति, लघुकालिक स्मृति या अस्थायी स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति या स्थायी स्मृति भी इसको कहा जाता है। संवेदी स्मृति क्या होती है? जो हम अपनी संवेदी अंगों के द्वारा, यानी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं कि संवेदी अंग क्या होते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम जो भी सीखते हैं और उसको धारण करते हैं, वो क्या होती है, हमारी संवेदी स्मृति के अंतर्गत आती है। जैसे किसी चीज़ को देखा और वो हमारे दिमाग में, उसका चित्र या प्रतीक हमारे दिमाग में सेट हो गया, तो ये क्या है, संवेदी स्मृति। या किसी ध्वनि को सुना, तो किससे सुनेंगे? कानों से। कान क्या है? ज्ञानेंद्रिय हैं।
किसी ध्वनि को सुना और उस चीज़ को पहचान लिया कि जैसे आपने देखा ट्रेन की आवाज़ सुनकर हम अंदाज़ा, ट्रेन भले ही मेरे सामने ना हो लेकिन ट्रेन के जैसे हॉर्न सुनते हैं, अरे ये ट्रेन की आवाज़ कहाँ से आई, ये ट्रक की कहाँ से आई, ये बस की कहाँ से आई, ये प्लेन की कहाँ से आई। तो ध्वनि के द्वारा चित्रात्मक या ध्वनि के माध्यम से सीखते हैं। अच्छा, इसका जो कार्यकाल होता है, संवेदी स्मृति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 1 से 2 सेकंड के लिए होता है। कितना होता है, 1 से 2 सेकंड के लिए होता है। जैसे हम कोई हॉर्न सुनते, जैसे एम्बुलेंस का हॉर्न सुनते हैं तो सुनते अरे ये एम्बुलेंस कहाँ जा रही है, आई 1 से 2 सेकंड, उसके बाद चली जाती है हमारे दिमाग से। तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 1 से 2 सेकंड होता है। दूसरी हमारी मेमोरी है जिसको लघुकालिक स्मृति बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं या स्थायी स्मृति बोलते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है वो 20 से 30 सेकंड होता है। कितना होता है, 20 से 30 सेकंड होता है, ठीक है। और अस्थायी होती है, आती है और चली जाती है। अगला है दीर्घकालिक स्मृति या इसको स्थायी स्मृति बोलते हैं। ये हमारे दिमाग में काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहती है। अब देखिए, जो पहली है संवेदी स्मृति, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रतिचित्रात्मक स्मृति, यानी जिसमें हम चित्रों के माध्यम से हमें एकदम से कोई चीज़ का स्मरण होता है, स्मृति हम करते हैं चित्र के माध्यम से। और दूसरी होती है ध्वनि के माध्यम से, साउंड सुन करके, हॉर्न सुन करके उस चीज़ का चित्र हमारे दिमाग में आ जाता है, वो ध्वनि स्मृति होती है। और प्रतिचित्रात्मक होती है, जैसे हमारे सामने कोई ताजमहल का वर्णन करने लगे और ताजमहल का चित्र हमारे सामने आ जाए, या लाल किले का आ जाए, या कोई भी फेमस जो प्लेस है उसका चित्र या व्यक्ति का या वस्तु का चित्र हमारे दिमाग में आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिचित्रात्मक स्मृति। तो ये संवेदी स्मृति 2 प्रकार की होती है। अब देखिए, लघुकालिक स्मृति जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहली सक्रिय स्मृति, दूसरी कार्यकारी स्मृति, तीसरी प्राथमिक स्मृति और चौथी तत्कालिक स्मृति। यानी लघुकालिक स्मृति को हम सक्रिय स्मृति भी कह सकते हैं, कार्यकारी स्मृति भी कह सकते हैं, प्राथमिक स्मृति भी कह सकते हैं और तात्कालिक स्मृति भी कह सकते हैं। अब दीर्घकालिक स्मृति के 2 प्रकार हैं। पहला है प्रासंगिक स्मृति, जैसे हमारे जीवन में कोई ऐसी सुखद या दुखद घटना जुड़ जाए जिसको हम पूरे जीवन याद रखते हैं। कुछ ऐसे हो जाते हैं, मोमेंट हो जाते हैं हमारे जीवन में, या तो बहुत वो सुख के क्षण होते हैं या वो बहुत दुख के क्षण होते हैं, जो पूरे जीवन हमारे साथ रहते हैं, प्रासंगिक स्मृति। और अर्थगत स्मृति क्या होती है, जहाँ हम चीज़ों के विषय में डीप अध्ययन कर लेते हैं। कोई जो वस्तु है या व्यक्ति है या स्थान है या घटना है, वो काफ़ी मतलब डीप प्रभाव हमारे ऊपर डालती है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थगत स्मृति कहते हैं। ये स्मृति के मुख्य 3 प्रकार हैं। अभी गौड़ प्रकार हम लोग देखेंगे। देखिए, स्मृति के गौड़ प्रकार देख लेते हैं। मुख्य प्रकार हमने 3 देखे, संवेदी, लघुकालिक और दीर्घकालिक। अब हम लोग गौड़ प्रकार देखेंगे। उसमें आता है सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति क्या होती है, जिसे प्रयास करने पर हम पुनः स्मरण कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, सक्रिय स्मृति कहते हैं। और निष्क्रिय स्मृति क्या होती है, जिसे काफ़ी प्रयास हमें करने पड़े। या सक्रिय स्मृति वो होती है जो एक बार में ही हमारे दिमाग में आ जाए, जैसे किसी मित्र को देख करके और आ जाए कि हाँ ये तो इसका नाम ये है और ये तो मेरा क्लासमेट इस क्लास में रहा होगा, वो सक्रिय स्मृति के अंतर्गत आ जाता है। और निष्क्रिय स्मृति क्या होती है, जिसमें हमें प्रयास करना पड़े, सप्रयास स्मृति जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें हमें प्रयास करना पड़े उसके बाद हम चीज़ों को याद कर पाएँ, उसे निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। सक्रिय जिसमें हमें प्रयास ना करना पड़े और हम किसी चीज़ का पुनः स्मरण कर लें, उसे सक्रिय स्मृति कहेंगे। और जिसमें हमें प्रयास करना पड़े उसके बाद हमें कोई चीज़ याद आए तो उसको हम क्या कहेंगे, निष्क्रिय स्मृति कहेंगे। उसके बाद है रटंत स्मृति, जहाँ हम चीज़ों को समझे ना, केवल रट करके किसी चीज़ को याद कर लेना या धारण कर लेना, वो क्या होगी, रटंत स्मृति होगी। इसका प्रयोग कौन करते हैं, बालक करते हैं। बालक जो है, जैसे वो पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, काउंटिंग पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो वो चीज़ों को समझते नहीं हैं। यानी कहने नहीं, 6 दूनी 12 होते हैं, 6 में इंटू 6 कर दें तो 12 आते हैं, 6 दूनी 12 होते, वो ये नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर उनको जोड़ने के लिए लाइन खींच के जोड़ते हैं तो रटंत स्मृति क्या होती है, जब चीज़ों को समझा ना जाए, यानी ऐसे ही उस चीज़ को, या बच्चे जो हैं अधिकतर वो अल्फ़ाबेट, काउंटिंग और टेबल सब कैसे याद करते हैं, रटंत स्मृति के आधार पर याद करते हैं। अगला है तार्किक स्मृति। इसका प्रयोग कौन करता है, वयस्क करते हैं।
वयस्क करते हैं, जो चीज़ों को क्या करते हैं, अर्थपूर्ण ढंग से। तार्किक का मतलब क्या होता है, अर्थपूर्ण ढंग से, अर्थपूर्ण ढंग से चीज़ों का अर्थ समझेंगे, उसके बाद उस चीज़ को अपने दिमाग में धारण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तार्किक स्मृति कहते हैं। इसका प्रयोग कौन करते हैं, वयस्क करते हैं। रटंत स्मृति का प्रयोग कौन करते हैं, बालक करते हैं। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत स्मृति। क्या है, व्यक्तिगत, जहाँ हमारे जीवन से जुड़ी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई घटना का हम स्मरण करते हैं, पर्सनल हमारे जीवन से जो जुड़ी हो, उसको हम व्यक्तिगत स्मृति के अंतर्गत रखेंगे। और अव्यक्तिगत के अंतर्गत जहाँ कोई वस्तु या कोई घटना है, उसको, उसमें हम भी शामिल हों, उसको क्या बोलेंगे, अव्यक्तिगत। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी किताब के माध्यम से अपनी टेट या सीटेट या सुपर टेट की तैयारी पूरी की है, तो वो अव्यक्तिगत हो गई, यानी हमारे साथ में कोई और कंडीशन जुड़ गई, कोई और व्यक्ति या कोई और वस्तु या कोई और घटना जुड़ गई, उससे क्या बोलते हैं, अव्यक्तिगत बोलते हैं। और व्यक्तिगत क्या होती है, जहाँ पर्सनल हमारे जीवन से जुड़ी कोई घटना हो, जैसे एक बच्चे को खेलता देख करके अपने बचपन को याद कर लेना, क्या होगा कि यार हम भी ऐसे खेलते थे, तो वो क्या होगा, व्यक्तिगत होगा। और अव्यक्तिगत क्या होता है, जहाँ हमारे साथ में कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु जुड़ जाता है, उसे अव्यक्तिगत कहते हैं। व्यक्तिगत अव्यक्तिगत समझ में आ गया होगा। व्यक्तिगत पर्सनल, खुद के जीवन को याद करना व्यक्तिगत होता है, और किसी वस्तु या व्यक्ति के माध्यम से अपने जीवन को याद करना वो अव्यक्तिगत होता है। अगला है शारीरिक स्मृति, जहाँ शारीरिक क्रियाओं के द्वारा हम किसी चीज़ को सीखते हैं, उसके बाद उसको धारण करते हैं, उसे शारीरिक स्मृति कहा जाता है। जैसे एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, उसको क्या हो, वो शारीरिक स्मृति के द्वारा ही, यानी वो अपने उंगलियों का इतना ज़्यादा अभ्यास करता है कि उसकी आदत बन जाती है, और उसी आदत के कारण उसे चाहे उस पर आप उसका जो कीबोर्ड होता है उस पर अगर बटन नहीं भी दिख रही है तो भी वो आसानी से टाइपिंग कर लेता है। तो ये क्या है, प्रशिक्षण हो जाता है उसके शरीर को, तो उसको क्या बोलते हैं, शारीरिक स्मृति कहते हैं। अगला है वास्तविक स्मृति। जितने भी विद्वान हुए हैं बालकों की शिक्षा के लिए, उन्होंने वास्तविक स्मृति को ही सजेस्ट किया है। सबसे अच्छी स्मृति मानी जाती है ये अच्छी स्मृति। कौन सी, वास्तविक स्मृति। वो क्या कहते हैं कि बच्चे को क्रिया द्वारा सिखाइए। जैसे पौधे का विकास क्रम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को खुद करके सीखने दीजिए, तो वो कैसे सीखेगा, क्रमबद्ध। वास्तविक स्मृति में क्या होता है, क्रमबद्ध ज्ञान होता है, क्रमबद्ध ज्ञान होता है। और क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है वो हमें उसका स्मरण जो है वो हम जल्दी कर सकते हैं क्रमबद्ध ज्ञान का। तो सबसे अच्छी स्मृति मानी गई है वो वास्तविक है, जहाँ कैसे सीखना होगा, करके सीखना, करके सीखना। शिक्षा में सबसे ज़्यादा उपयोगी है ये विधि, ये स्मृति शिक्षा में सबसे ज़्यादा उपयोगी, देखिए स्मरण की विधियाँ देख लेते हैं कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से पढ़ें ताकि हमें वो चीज़ हमारी स्मृति में बनी रहे, हम उस चीज़ को स्मरण रख सकें, धारण रख सकें। तो उसमें पहली विधि है पूर्ण विधि, यानी पाठ वस्तु को पूरा पढ़ना। पाठ वस्तु को पूरा पढ़ना कौन सी विधि होती है, पूर्ण विधि होती है। अच्छा, इस विधि का प्रयोग कौन करते हैं, तो वयस्क करते हैं, वयस्क या किशोर करते हैं। यदि कोई लेसन पढ़ाया जा रहा तो उसको पूरा फिनिश करना, पूरा चैप्टर पढ़ना। जैसे आप लोग स्मृति पढ़ रहे हो तो पूरी स्मृति पढ़ लेना कि स्मृति क्या है, स्मृति के प्रकार क्या, विशेषता क्या, चरण क्या, ठीक है, कारक क्या, सब कुछ। तो ये क्या, कौन सी विधि है, पूर्ण विधि है। उसके बाद है खंड विधि कि पाठ वस्तु को खंड खंड करके पढ़ना। जो भी आपका पाठ विषय है उसको यूनिट वाइज डिवाइड कर लेना, खंडों में डिवाइड कर लेना, वो खंड विधि। ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए। अगला है समांतर विधि। सम अंतर विधि यानी जो भी आपने सीखा है उसका आपको अभ्यास करना है। तो कैसे अभ्यास करना है, सम अंतर। जैसे मान लीजिए आपने एक दिन का अंतराल रखा कि आज हमने जो चीज़ रिवीजन की है, एक दिन बाद हम दूसरी चीज़ रिवीजन करेंगे या 2 दिन बाद रिवीजन करेंगे। तो सम अंतर होना चाहिए कि 2 दिन में किया है तो फिर 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, इस तरीके से सम अंतर यानी एक अंतर पर, ठीक है। अगला है निरंतर विधि, जिसे हमें रोज़ पढ़ना कि अगर यह स्मृति के चैप्टर है तो रोज़ हमें एक बार इसको देखना है, एक बार देखना है, एक बार देखना है, वो क्या होता है, निरंतर विधि होती है। उसके बाद है सक्रिय विधि। सक्रिय विधि में क्या है कि क्रियाओं, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा यानी क्रियाशील होकर हमको सीखना है। और क्रियाशील होकर कौन सीखते हैं,
बच्चे जब उनको हिंदी इंग्लिश या मैथ में कुछ भी चीज़ पढ़ाई जाती है तो क्या कहते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोल कर पढ़ते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सक्रिय विधि। अगला है निष्क्रिय विधि, जिसमें हम लोग मौन होकर पढ़ते हैं, और ये किसके लिए होती है, वयस्कों के लिए होती है, और ये किसके लिए होती है, बालकों के लिए होती है। बोल बोल कुछ वयस्क भी बोल बोल कर पढ़ते हैं। अगला है अवबोध विधि, जहाँ हम अर्थपूर्ण ढंग से किसी चीज़ को सीखते हैं, वो अवबोध विधि होती है। एक होती है रटंत विधि, जहाँ हम किसी चीज़ों को रट कर सीखते हैं, रट कर। ये किसके लिए होती है, छोटे बालकों के लिए होती है, और ये वयस्कों के लिए। उसके बाद है लय विधि। किसी भी जैसे कविता पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, लय में पढ़ते हैं ना, तो लय विधि होती है। उसके बाद है निरीक्षण या परीक्षण विधि, चीज़ों को जांचना परखना, ठीक है, निरीक्षण परीक्षण विधि है। और लास्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है क्या, क्रिया विधि। किसी चीज़ को करके सीखना, वो हमारे मेमोरी में बहुत दिनों तक ध्यान रहती है, करके सीखने पर जो भी हम सीखते हैं उसको, ठीक है।